ये टॉपिक हमने क्यों चुना, तो इसके पीछे कारण है कि मौलिक अधिकार जो व्यक्ति का निजी अधिकार होता है उससे संबंधित है, जो राज्य के विरुद्ध होता है। और इसके माध्यम से हम जानते हैं कि जो व्यक्ति को जो अधिकार दिया जाता है वो व्यक्ति को निजी तौर पर प्रदान किया जाता है। और मूल अधिकार क्या है, तो इसमें हम कहेंगे कि जो व्यक्ति को भौतिक या फिर नैतिक तौर पर प्रदान किया जाता है, विकास के लिए आवश्यक होता है। भौतिक में क्या क्या होगा, तो भौतिक में आप कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए जो आवश्यक होता है। और नैतिक तौर पर आप क्या कह सकते हैं, तो नैतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक तथा धार्मिक विकास के लिए भी यह व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, निजी तौर पर आवश्यक है। और ये जो जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो भाग 3 के तहत संविधान में रखा गया है, जिसमें आपका अनुच्छेद 12 से 35 आता है। और हम जानते हैं कि शुरुआत में जो मौलिक अधिकार है वो आपका 7 था, जो कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो मैं एक एक करके बारी बारी से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है वो सबसे पहले ये अधिकार कब आया था, तो 1215 में इसका जो किंग जॉन थे उन्होंने सामंतों के दबाव के कारण, जो इंग्लैंड के किंग जॉन जो 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में पहला लिखित अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है उसको जारी किया था। उसके बाद कह सकते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस ने मौलिक अधिकार अपने संविधान में शामिल किया। और भारत का जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से लिया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है तो इसमें आप वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देखेंगे, जिसमें भाग 3 के तहत 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो पहला होता है समानता का अधिकार, जो कि आपका 14 से 18 तक है। 12 में आपका राज्य की परिभाषा, और 13 में आता है आर्टिकल 13, जो कि जिसमें आप मूल अधिकारों से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने की विधि। उसको अल्पीकरण कहने का मतलब उसको सीमित कैसे किया जा सकता है या फिर उसको असंगत कैसे किया जा सकता है, उससे संबंधित प्रावधान है। तो तो हम लोग अब देखते हैं ये जो समानता का अधिकार है, जो कि 14 से 18 में जिक्र किया गया है। देखिए अनुच्छेद 14, मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता, राइट ऑफ इक्वेलिटी। विधि के समक्ष समता कैसे है कि राइट ऑफ इक्वेलिटी, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो अवसर की समता है, या फिर जैसे कि यहाँ पर ये तो आगे आ जाएंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आपका अनुच्छेद 16 में आ जाएंगे। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 17 में आ जाएंगे अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में आ जाएंगे उपाधियों का अंत। तो यहाँ पर जो समता का अधिकार आप देख रहे हैं, राइट ऑफ इक्वेलिटी जो देख रहे हैं, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 के बीच मौजूद है, जिसमें अनुच्छेद 14 में आप देख रहे हैं विधि के समक्ष समता। और विधि के समक्ष समता कहने का मतलब जो कानून है वो भेदभाव, बिना भेदभाव के वो किसी भी अपराध के लिए वो जो सजा निर्धारित है वो क्या होगा कि
समानता मतलब कि उसमें विधि के समक्ष वो समान होगा, मतलब कि जैसे नागरिक है तो इसमें आपका कोई भी नागरिक या फिर कह सकते हैं कि ऊंच नीच या बिना भेदभाव के निर्णय दिया जाएगा, जिसे विधि के समक्ष समता कहेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 15 में है मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये रिलीजन हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जेंडर और जन्म स्थान इसके आधार पर जो विभेद है उसका प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोक। उसके बाद है अनुच्छेद 16 जो कि हम बता चुके हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जो अपॉर्चुनिटी होता है उसमें इक्वेलिटी लाने से संबंधित है। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जो होता है उसका अंत। उसके बाद है अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब जो राजा महाराजाओं के समय जो उपाधियां प्रदान की जाती थी उसका अंत, जैसे कि वर्तमान में जैसे शिक्षा के आधार पर पीएचडी डिग्री ले लेते हैं या फिर डॉक्टरेट ले लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग कर लेते हैं या फिर मेडिकल की डिग्री लेते हैं, तो जो उपाधि जैसे पीएचडी उपाधि दिया गया तो वो उसका अंत नहीं, वो क्योंकि वो योग्यता के आधार पर लिया गया या दिया गया, ठीक है। तो इसका अंत नहीं, जो राजाओं महाराजाओं के समय जो उपाधि दिया जाता था राजाओं को, महाराजा धीराज या फिर अलग अलग तरह से उपाधि दिया जाता था, उसका अंत। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं समानता का अधिकार। जैसे कि मैंने बताया कि भाग 3 के तहत 12 से 35 जो आर्टिकल दिया गया है वो आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। और अनुच्छेद 12 में हम बताए कि राज्य की परिभाषा को उसमें बताया गया है कि राज्य की कैसा होना चाहिए। और अनुच्छेद 13 में बताया कि जो मौलिक अधिकार है उसको कैसे असंगत किया जा सकता है या फिर अल्पीकरण कैसे किया जा सकता है, उसको सीमित कैसे किया जा सकता है। और मूल रूप से आप कहें तो जो मौलिक अधिकार है जैसे कि 12 और 13 तो आप देख रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसको भी आप मौलिक अधिकार में रखा गया है क्योंकि 13 में आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसी तरह से आप 33, 34, 35 देखिएगा तो उसमें भी मूल अधिकार से संबंधित है। और शुरुआत में जब मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से, जब इसे लिया गया तो इसका प्रारूप उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था और इस पे 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनन अधिकार बना दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में उसको कानूनन अधिकार बना दिया गया। तो वो सारे चीज हम बताएंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हम लोग देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब न्यायालय, जो जैसे उच्च न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसके समक्ष समानता या सिविल कोर्ट हो गया, तो उसके समक्ष समानता कैसे होगा, तो उसके समक्ष समानता वो मतलब बिना भेदभाव किए निर्णय देगा। जैसे कि एक तराजू देखते हैं तो उसमें 2 पल्ला रहता है, तो अगर दोनों समान रहता है तो उसका जो हाइट रहता है वो इक्वल होता है। तो उसी के जैसा यहाँ पर जो विधि है, न्याय का जो प्रक्रिया है उसमें बिना कोई भेदभाव किए निर्णय दिया जाएगा। तो यही है विधि के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14 में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 15 में आप देख रहे हैं धर्म, रिलीजन के आधार पर या मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसका प्रतिषेध करना, मतलब उस पर रोक लगाना। तो ये आपका अनुच्छेद 15 में आता है। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन में अनुच्छेद 16 देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं लोक नियोजन
के विषय में अवसर की समानता, जैसे रोजगार के क्षेत्र में जो अवसर होता है, या फिर वाक विवाद, ये सब में अवसर, जैसे कि भाषण, स्पीच में जो मतलब बोलते हैं, तो स्पीच बोल रहे हैं तो जैसे उसमें उसमें तो समानता नहीं, उसमें स्वतंत्रता वाला में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जैसे रोजगार के क्षेत्र में जैसे मनरेगा के से संबंधित हो गया रोजगार, या फिर जो वैकेंसी जाता है उसमें अवसर की जो समानता होगी तो उससे संबंधित है। अपॉर्चुनिटी जो रहता है उसमें जैसे कि रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, तो उससे आपको बैलेंस करने के लिए वो सारा प्रावधान किया गया है। तो ये आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता हो गया, अनुच्छेद 16 में देखें। उसके बाद है अनुच्छेद 17, इसमें है आपका अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जो छुआछूत होता है या अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता हो गया, तो उसमें जो छुआछूत है तो उसका अंत करना, जो उससे संबंधित ये आर्टिकल है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 में आप देख रहे हैं उपाधियों का अंत। तो उपाधि तो एक तो है योग्यता के आधार पर उपाधि धारण की जाती है, और एक होता है कि जैसे राजाओं महाराजाओं को जो उपाधि दिया जाता था वो योग्यता के आधार पर नहीं, वो कह सकते हैं वंशवाद या परिवारवाद के आधार पर दी जाती थी। तो वैसा उपाधि जो योग्यता के आधार पर ग्रहण किया गया है या फिर मिला है, तो वो आपका उसका अंत नहीं। यहाँ पर उपाधि का तो अंत है, लेकिन उसमें आपका जो योग्यता के आधार पर है उसको छोड़कर, ठीक है। तो ये आप समझ गए, अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में आपका देख रहे हैं, अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक क्या चीज है, तो वाक मतलब जैसे भाषण हो गया, या फिर कैंपेन वगैरह करते हैं तो उसमें, या फिर जो मंच में बोलते हैं नेतागण के द्वारा बोला गया, वो हो गया भाषण। तो इसमें कह रहा है कि वाक स्वतंत्र, स्पीच में जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, और आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अपने आप को जैसे अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, तो ये जो वाक स्वतंत्र है इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है उसका संरक्षण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद किसमें है, तो 19 में आप देख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो कैसे, जब तक कोई अपराधी साबित नहीं हो गया कोर्ट के सामने कि वो अपराधी है, तो तब तक उसका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्ध हो गया तब वो अपराधी है, और दोष सिद्ध नहीं हुआ तो वो अपराधी नहीं है। ऐसा सुने होंगे कि 1000 मतलब बेगुनाह मतलब अपराधी छूट जाए, 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए, इस तरह का आप वक्तव्य सुने होंगे। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 20 आप देख रहे हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये उसी से संबंधित है कि जब तक अपराधी दोष उसका सिद्ध नहीं हो जाता है, प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक वो अपराधी नहीं है। और उसके संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में यहाँ पर आप कह सकते हैं जीवन का अधिकार होता है, जिसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जिसको कहा जाता है। और 21 काम्य शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पर आप 21 के संदर्भ में देख रहे हैं उच्चतम व उच्च न्यायालय के फैसले,
तो यहाँ पर जो उच्चतम या उच्चतम व उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो किससे संबंधित है, तो जीवन के अधिकार, जिसमें जीवन का अधिकार आप जानते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन से है। जीवन का अधिकार का मतलब व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन से होता है कि वो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो उसको मतलब कि प्राउड या फिर कह सकते हैं गरिमापूर्ण, उसको दैहिक प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और 21 काम में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है, तो शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 6 से 14 वर्ष के बालक जो उस उम्र में वो बालकों को अगर कल कारखानों में लगा दिया जाता है या गलत कार्यों में लगा दिया जाता है तो वो उसको उसका जो शैक्षणिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और उस एज में वो क्या करता है कि मतलब कि कल कारखानों में अगर काम करने लगता है तो उसका शिक्षा में रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। तो उस पर रोक लगाने के लिए मतलब उसको शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 21 का में बताया गया है। और यह शिक्षा का जो अधिकार है, आप डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका वर्णन किया गया है, जहां पर उसको शिक्षा का अधिकार के तहत उसको अधिकार दिया गया है। और उसके बाद स्क्रीन में आप देख सकते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी का मतलब हो गया अरेस्ट, और निरोध का मतलब हो गया बंदी या फिर कह सकते हैं उसको डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का नाम सुनते हैं, तो ये हो गया आपका डिटेंशन। और गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट हो गया। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में इसके बारे में बताया गया है। इसके लिए आप आईपीसी और सीआरपीसी का नाम सुनते हैं, इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी। उसके बाद तीसरा जो मौलिक अधिकार है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच बताया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 में आप देख रहे हैं यहाँ पर मानव के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार बलात् श्रम का प्रतिषेध, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मानव का जो खरीद फरोख्त या दुर्व्यापार होता है, और बेगार बलात् श्रम का प्रतिषेध, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी उल्लंघन होता है तो वो अपराध माना जाएगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा, विधि के अनुसार उसको दंड का भागीदार होगा। उसके बाद है अनुच्छेद, ये 23 का 1 था, और 23 का 2 में क्या है, तो 23 का 2 में है राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। तो राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु, सार्वजनिक आप जानते हैं सार्वजनिक जो सर्वजन सभी लोगों के लिए जो प्रायोजन होता है, अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जाएगी। जो राज्य का सार्वजनिक प्रायोजन होगा उसमें अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती है। ये समझ में आया? सार्वजनिक राज्य को सार्वजनिक प्रायोजन हेतु जो अनिवार्य सेवा अधिरोपित करना होता है उस पर मनाही, जैसे कि सेल्स टैक्स राज्य का होता है, और राज्य का जो रहता है वो क्या करते हैं कि उसी तरह से सार्वजनिक प्रायोजन जो होता है, जो सभी के लिए जो प्रॉफिट या फिर कह सकते हैं सब
सभी जन के लिए राज्य के द्वारा जो विकास से संबंधित प्रावधान हो गया, जो अनिवार्य रूप से होता है, जो अनिवार्य होगा उस पर अगर वो अधिरोपित करता है तो उसको मना ही नहीं किया जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकार का 23 का 2 अनुच्छेद 23 के 2 में ये बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24, इसमें क्या बताया गया है तो ये है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में प्रतिबंध, जो कि हम शिक्षा वाला में भी बताया, 21 का काम में भी बताया कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो उसमें मूल कारण यही था कि कारखानों में या गलत कार्यों में जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, वो उसको निःशुल्क शिक्षा का भी व्यवस्था किया गया। साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन में प्रतिबंध, जो काम वगैरह करते हैं कारखानों में, जो अल्पवयस्क बालक होते हैं, तो उस उम्र में बालकों का नियोजन में प्रतिबंध है। कल कारखानों में बाल मजदूरी पर रोक है, कह सकते हैं। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो ये है आपका अनुच्छेद 25 में क्या है तो अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसको क्या है कि अंतःकरण की ओर, मतलब कोई भी धर्म को मानने का उसको अधिकार है, साथ में उसको व्यापक स्तर प्रचार करने का, उसको मानने का, आचरण करने का, तथा मतलब कि उसका अधिकार है कि वो उसको मान सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है या फिर उसका प्रचार कर सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 25 में आप देख रहे हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या देख रहे हैं स्क्रीन में, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य है उसको प्रबंधन, मैनेजमेंट इसको कहते हैं। धार्मिक कार्य करने के लिए कमिटी बनाए, या फिर प्रचार वाला तो इससे पहले ही था कि उसको मानने के साथ साथ प्रचार कर सकते हैं। और इसमें है कि जैसे कि दान पेटी वगैरह देखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए फंड चाहिए, तो फंड रेज कर सकते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, और फिर उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से, मतलब प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म का अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो ये आपका अनुच्छेद 27 है, विशिष्ट धर्म का अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ये टैक्स से संबंधित करों के संदाय के बारे में, मतलब उसका जानकारी। विशिष्ट धर्म का अभिवृद्धि, जैसे अपना धर्म को आप विशिष्ट धर्म बनाना चाहते हैं तो प्रचार करेंगे तो लोग लाभान्वित होंगे, और इससे क्या होगा कि आपका प्रचार होगा, और ये स्वतंत्रता है। साथ में जो टैक्स या कर कह सकते हैं, जैसे दान पेटी है, तो क्योंकि एक एक मिलकर जैसे 100, 11 इस तरह से 1 लाख इस तरह से लोग होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर है कि विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए करों के संदाय से, साथ में उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप। इस आर्टिकल, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आर्टिकल 27 में उसका अभिवृद्धि, धर्म का, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि तथा कर के संदाय के बारे में बताया गया है। उससे कैसे फंड रेज कर सकते हैं, और लोगों से, और उससे संबंधित मैनेजमेंट से संबंधित अनुच्छेद 26 में था, और इसमें आपका कर से संबंधित था। उसके बाद अनुच्छेद 28 में देखते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या है तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में
उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कुछ शिक्षा संस्थाओं में जैसे धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, तो वो एक धार्मिक शिक्षा से संबंधित संस्थान हो सकता है और जिसमें उपासना से संबंधित वहाँ पर जो प्रेयर वगैरह होता है उससे संबंधित हो सकता है और उसमें आपको स्वतंत्रता दिया गया है कि आप उसमें उपस्थित हो सकते हैं और धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। वो रिलीजियस ये संस्थान हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 28 है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो आपका हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 32 के बीच ये बताया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वर्ग है उनके हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 30 में अब आ जाते हैं, क्योंकि ये समझ गए हम लोग कि अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण है, तो उसका हित कैसे संरक्षित हो सकता है, जैसे कि उसका शिक्षा संस्थान, इसे नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा जो शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाते हैं, तो या फिर प्रशासन करने का जो अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थाओं में, तो वो एक विशेषाधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट है तो जैसे अधिग्रहण करती है, तो अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थान को अधिग्रहण भी नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा। और अगर एक बहुसंख्यक वर्ग है और वो शिक्षण संस्थान स्थापित करती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि बहुसंख्यक वर्ग का तो ज़्यादा संख्या है और उसका शिक्षण संस्थान को अगर एक को लेते हैं और मान लीजिए उसका शिक्षा संस्थान बहुत है, तो उससे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जैसे कि रेल बनाना है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन करती है, अधिग्रहण करती है। उसी तरह से शिक्षण संस्थान को अगर वो कुछ दूसरा रूप देना चाहती है, जैसे कि शिक्षण संस्थान है और उसको वो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाना चाहती है, तो उस मतलब कि सरकार अपने फायदे के लिए उसका अधिग्रहण कर सकती है। ये आप हो गया बहुसंख्यक वर्ग का। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का अगर शिक्षण संस्थान है, तो अल्पसंख्यक कहने का मतलब उसका संख्या तो पहले से ही कम है और शिक्षण संस्थान भी कम है, तो उस हिसाब से अगर अधिग्रहण करती है तो उसका शिक्षण संस्थान तो इससे हो सकता है कि अल्पसंख्यक के मन में विचार आए कि सरकार भेदभाव कर रही है। तो इसी वजह से ये जो विशेष प्रावधान किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं की जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका शिक्षण संस्थान की वो स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, जो उसका विशेषाधिकार में आता है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या है, तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित अधिकार है, जो कि पहले था मौलिक अधिकार में और अब केवल ये क्या बन गया है, कानूनन अधिकार बन गया है। ठीक है, तो ये कब बना, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को जो मौलिक अधिकार में था उसको विधिक अधिकार या कानूनन अधिकार बना दिया गया। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो ये इसमें आप कह सकते हैं, इसको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार है उसको कानूनन अधिकार बनाया गया था। इससे संबंधित प्रश्न पूछता है एग्जाम्स वगैरह में। उसके बाद अनुच्छेद 32 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का
अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ रेमेडीज। तो इस अनुच्छेद का महत्व क्यों है? तो इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। जो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसका व्यवहारिक प्रयोग अनुच्छेद 32 के तहत हो पाता है अगर किसी के द्वारा, मतलब सरकार अगर उल्लंघन करती है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो नागरिकों को दिया गया है, राज्य के विरुद्ध दिया गया है। और जो मौलिक अधिकार का मतलब कि सरकार क्या कर रही है कि मौलिक अधिकार के मतलब उल्लंघन करने पर तो सरकार इसमें उल्लंघन करेगी और उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत रिट जारी कर सकती है और जो उच्च न्यायालय होता है 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है। अब रिट क्या होता है वो मैं इसी चैप्टर के में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट ऑफ रेमिडीज। और इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इसे विशेष संरक्षण प्राप्त किया जाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण भी प्राप्त किया जाता है। तो समझ गए कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है या फिर मतलब संरक्षण, जब उल्लंघन हुआ तो संरक्षण की बात आएगी, तो न्यायालय इसे विशेष न्यायालय के द्वारा इसको विशेष संरक्षण प्राप्त है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार के बेस पर जो व्यक्ति है वो अपना निजी अधिकार के हनन के बेस पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आप इससे निचली अदालत में जैसे हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट पहले क्यों नहीं गए। तो इस तरह से ये विशेष संरक्षण न्यायालय के द्वारा नागरिक को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं ये आपका रिट से संबंधित कौन कौन सा रिट होता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है। रिट क्यों जारी किया जाता है? रिट जैसे कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है कि 32 आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और रिट का वर्णन कहाँ है? जैसे कि 32 में आप जान रहे हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, रेमिडीज या फिर उपचार। तो उपचार कैसे किया जाएगा? तो विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उस स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है और उच्च न्यायालय जो है राज्य का जो मतलब कि हाई कोर्ट है, राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट जो हाई कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट किसके तहत, कौन सा आर्टिकल के तहत रिट जारी करती है? तो जो उच्च न्यायालय वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। और रिट कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ जो हम बताने वाले हैं वो 5 तरह का रिट है। पहला आप देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में हैबियस कॉर्पस जिसे कहा जाता है। तो आप अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक प्रशिक्षण स्वतंत्रता का मूल भाव निहित होता है जिसमें, तो प्राण एवं दैहिक संरक्षण, जैसे कि प्राण और दैहिक संरक्षण कहिए, उसका स्वतंत्रता कैसे हो दिया जाता है उसमें? तो जीवन का अधिकार, व्यक्ति का जीवन का अधिकार कैसे होता है? तो गरिमापूर्ण जीवन से, व्यक्ति के जीवन का अधिकार का मतलब
स्क्रीन बढ़िया। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक प्रशिक्षण स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। तो हैवियस कॉर्पस जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे कहा जाता है, जैसे कि आप अरेस्ट और डिटेंशन, अनुच्छेद 22 में आप देखें गिरफ्तारी क्या होता है कि अपराधी अपराधी उसमें आपका शक शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसमें आपका होता है कि मतलब कि जो गिरफ्तारी किया जाता है और डिटेंशन किया जाता है, ये दो अलग चीज होता है। जिसे बंदी बना लिया गया, जैसे कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसमें क्या होता है कि 24 घंटा के अंदर उसको किसी कोर्ट के मतलब कि न्यायाधीश के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। और 24 घंटा में जो अवकाश रहता है, अवकाश को छोड़कर, और जैसे संडे हो गया वो सब छोड़कर, तो और फिर मान लीजिए कि जहां गिरफ्तार किया गया और उसका किसी मतलब कि वो उस राज्य का नहीं था, या मतलब दूसरे राज्य, उस जगह पे गिरफ्तार किया गया जो दूसरे मतलब कि जहां वो अपराध किया, तो उसी का वहां पर उस कोर्ट में उसका सुनवाई हो रहा है, और वहां पर वो ना उसको गिरफ्तार ना करके किसी दूसरा राज्य में किया गया, तो वहां से उसको लाने जाने का जो समय होता है उसको छोड़कर, दो चीज छोड़कर, क्या क्या चीज, तो अवकाश को छोड़कर और 24 घंटा में उसको किसी कोर्ट के समक्ष, न्यायालय का जो न्यायाधीश रहता है उसके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है और सुनवाई होती है। उसके बाद अगर उस पर जो मतलब कि, लेकिन अब ये है कि उसको लाने, कुछ कुछ केसेस ऐसा आया जिसमें जिसके तहत उसका डॉक्यूमेंट मंगा लिया जाता है, और डॉक्यूमेंट मंगा लेने के बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को देखकर भी वेरीफाई कर लेते हैं जो जज रहते हो, और उसके आधार पर उसको फिर रिलीज भी कर दिया जाता है अगर वो मतलब कि अपराधी नहीं है तो शक के आधार पर जो किया गया वो हो गया आपका डिटेंशन हो गया, और मतलब अपराधी है और उसका मतलब सबूत भी है, तब उसको जब गिरफ्तार किया गया, तो वो तो अपराधी था और इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर अरेस्ट और डिटेंशन, तो इससे संबंधित जो प्रावधान आपका एक्चुअली आर्टिकल 22 में बताया गया था, और यहाँ पर जो प्राण एवं दैहिक है जो 21 में बताया गया है वो जीवन का अधिकार से है। और जो 21 में जो बताया गया है प्राण और दैहिक संरक्षण, या फिर उसका जीवन से संबंधित है, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं, तो इसमें यह बताया गया है कि जीवन का अधिकार जो है वो गरिमापूर्ण जीवन से, व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन से होता है। और इसी से संबंधित यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैबियस कॉर्पस केस होता है, और हैबियस कॉर्पस का जो होता है वो हैबियस कॉर्पस क्यों लगाया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कब, न्यायालय कब इसको मतलब कि ये केस बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकृत व्यक्ति को यह आदेश देता है, जो बंदीकृत व्यक्ति है, बंदीकर्ता जिसको कह सकते हैं, यह इसके द्वारा न्यायालय जो हैबियस कॉर्पस केस है उसके द्वारा न्यायालय क्या कर सकता है, बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जो कि अभी हम बताए थे। और 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उसको जब प्रस्तुत किया गया, और जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके, और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। तो ये बात भी बताए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित होता है, जिसमें जीवन का अधिकार होता है, जीवन का अधिकार मतलब गरिमापूर्ण, व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन से होता है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बताया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे संबंधित आपका एक अलग से भी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको इसका सारा कुछ बताऊंगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक
उसका अलग टॉपिक, मतलब कि उसको आप डिटेल में जानने के लिए आपको एक क्लास पूरा लगेगा। उसके बाद है परम आदेश, मैंडेमस जिसे कहा जाता है। मैंडेमस यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, और विवेकाधीन है तो इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। जैसे, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं है परम आदेश, जिसे मैंडेमस कहा जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है। बाध्य मतलब जिस चीज के लिए आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट किए, कोई काम करना के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, जैसे कि टेंडर लिया गया और बीच में रोक दिया गया, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट था और जिसके लिए वो मतलब बाध्य था वो काम करना, और वो काम रोक दिया है, तो ये परम आदेश मैंडेमस के द्वारा उस व्यक्ति को आदेश दिया जा सकता है कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए बाध्य है, और उसे आदेश दिया जा सकता है कि वो उस कार्य को करे और इनकार नहीं कर सकता है। करने से उसने अगर इनकार कर दिया है तो उसको करने के लिए बाध्य कर सकता है। कोर्ट के द्वारा उसे किया जा सकता है कि जो वो काम के लिए वो टेंडर लिया था या कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो उसको काम वो करना है, कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप समझ गए परम आदेश क्या चीज है। उसके बाद है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, तो किन कारणों से प्रतिषेध लगाया जा सकता है, तो यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संख्या के विरुद्ध जारी हो सकता है। जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, या किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संख्या के विरुद्ध जारी हो सकता है। और एक उत्प्रेषण, ये दोनों कुछ रीट को समझने के लिए हमको दोनों को अंतर करके समझना होगा। उत्प्रेषण सर्शियोरारी और प्रतिषेध प्रोहिबिशन, यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि आपका जैसे राज्य का जैसे हाई कोर्ट हो गया, और उसके अधीनस्थ जैसे सिविल कोर्ट हो गया, और वरिष्ठ में आप कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ ये उत्प्रेषण सर्शियोरारी जो रिट है उसको जारी किया जाता है। हम अब देखते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में क्या अंतर है। वो देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो। तो ये कार्रवाई चलने की स्थिति में जब चल रही होती है तब ये प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है, और इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। कार्रवाई समाप्त हो गया है और निर्णय को बदलना है, निर्णय को समाप्ति के उद्देश्य से आपको रिट लाना है। मतलब उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है, जब उत्प्रेषण रिट कब किया जाता है, तो जब कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय को बदलना है, निर्णय की समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। और प्रतिषेध रिट क्या है, तो प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है, तो प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट उस समय जारी की जाती है
जब कोई कार्रवाई चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। और एक लास्ट रिट बच गया है जिसे क्या नाम है इसका, तो अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। ये क्यो वारंटो का क्या अर्थ है, तो इस क्यो वारंटो का अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है। इसका अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। जो मान लीजिए एक अधिकारी है और वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करके अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, और एक व्यक्ति है, आम आम आदमी है, जिसका मतलब वो अपना काम के लिए उसके पास गया, सर्टिफिकेट मान लीजिए बनवाना है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो वैसे में वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। इस वजह से अधिकार का दुरुपयोग करने की विरुद्ध क्या किया जा सकता है, तो ये क्यो वारंटो रिट जारी किया जा सकता है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। तो कौन कौन सा दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं इसमें, तो पहला आप कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल का नाम सुने होंगे, पीआईएल। और भारत में न्यायाधीश पीएन भागवती को जनहित, जो पीआईएल कह रहे हैं, जनहित याचिका जो होता है, हिंदी में इसे जनहित याचिका कहा जाता है, का जनक माना जाता है। ये पीआईएल का जनक किसे माना जाता है, पीआईएल का जनक न्यायाधीश पीएन भागवती को माना जाता है। जस्टिस पीएन भागवती, ये पीआईएल का जनक माना जाता है, जनहित याचिका का जनक माना जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहा जाता है पीआईएल को, और हिंदी में जनहित याचिका। उसके बाद द्वितीय न्यायिक सक्रियता, जिसे जुडिशियल एक्टिविटीज में कहा जाता है। रिट जारी करने का अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं, जिसमें एक पीआईएल हो गया और दूसरा जुडिशियल एक्टिविटीज में। दूसरा क्या चीज हो गया, जुडिशियल एक्टिविटीज में। न्यायिक सक्रियता जिसे कहा जाता है, जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है, वैसे स्थिति में, मतलब ये जो आप देख रहे हैं क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा, इसमें ये दो शब्द प्रमुख होते हैं। अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख होते हैं, जिसमें पीआईएल और दूसरा जुडिशियल एक्टिविटी, न्यायिक सक्रियता। इसके बाद हम लोग इस तरह से मौलिक अधिकार को समझ गए। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार देखे, जिसमें आपका पहला था समानता का अधिकार था, जो कि 14 से 18 आर्टिकल के बीच आता है, और मैंने हर आर्टिकल को विस्तार में बताया। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आर्टिकल कितने से कितने के बीच है, तो इसमें आप 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार देखें। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा नंबर पे आता है, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है।
5वें नंबर पर है जो मौलिक अधिकार है, उसका नाम है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। और अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हम दो बातें बताए कि कैसे रिमेडीज किया जाता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 32 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, और रिट के माध्यम से जो उल्लंघन हो रहा है उस पर वो सुनवाई कर सकता है। और 5 प्रकार का रिट बताए। और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट क्या चीज होता है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर रिट जारी किया जाता है ताकि उसका उल्लंघन ना हो। और वो 5 तरह का होता है। वो 5 तरह का, उसमें आप देखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस देखे, उसके बाद प्रोहिबिशन देखे, उसके बाद अधिकार प्रेक्षा तो लास्ट में आता है। और कौन कौन सा था, तो अब मैं थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश एक है, मैंडेमस है। मैंडेमस आदेश देने से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये लागू नहीं होता है, जो कि नोट यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रतिषेध, रोक, प्रोहिबिशन जिसे कहा जाता है, तो न्यायिक या अर्ध न्यायिक संख्या के विरुद्ध जारी किया जाता है प्रोहिबिशन जो है। प्रो और हिबिशन, प्रतिषेध, रोक लगाना। परम आदेश, नाम से ही पता चल रहा है कि आदेश देना। उत्प्रेषण, सेर्श्योरारी। उत्प्रेषण क्या चीज है, तो यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट से ये कह सकता है कि जो न्यायालय या न्यायिक निकाय है, अधीनस्थ न्यायालय निकाय है, मतलब कि जैसे कि हाई, उससे वरिष्ठ न्यायालय अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय रहते हैं उसको अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन अगर कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय को, तो उस पर रोक लगाने के लिए वो ये सेर्श्योरारी जो रिट है वो जारी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तर पर। उससे पहले एक मेरा जो बच गया है 33, 34 और 35, ये भी आपका मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार में रहते हुए मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार तो आप देखें, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार था और सारा आर्टिकल आपने देख लिया। लेकिन 33, 34 और 35, ये 3 आर्टिकल में क्या खास बात इसमें है, इसके बारे में बताया गया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 33 यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध है। तो यहाँ पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की जो शक्ति है, पार्लियामेंट की जो शक्ति है, संसद की जो शक्ति है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित जो फोर्सेबल जिसे कहते हैं, तो उपांतरण करने की जो संसद की शक्ति है वो अनुच्छेद 33 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 34 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन, जैसे कि सेना विधि प्रदत्त है तो उस क्षेत्र में जो मौलिक अधिकार रहेगा वो सीमित हो जाएगा, निबंधित हो जाएगा। तो उसका उस भाग में कुछ, मतलब मौलिक अधिकार को वहाँ पर सीमित किया जा सकता है और उसके बाद वहाँ पर वो काम करेगा उस क्षेत्र में। जैसे कि कह सकते हैं जैसे अकाल का सिचुएशन है या फिर इमरजेंसी है, तो वैसा सिचुएशन में क्या किया जाता है कि मौलिक अधिकार उस समय सीमित हो जाता है। और उससे संबंधित यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पर 34 जो है सेना विधि प्रदत्त के लिए विशेष रूप से, और उससे संबंधित अधिकार, जो मौलिक अधिकार से संबंधित अधिकार है उससे संबंधित है, उसको निबंधित करने से संबंधित है।
उसके बाद अनुच्छेद 33 आप समझ गए, 34 समझ गए, 33 में क्या था? तो जो मौलिक अधिकार है, जैसे कि 32 के तहत तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों में जैसे कोई मतलब कि संशोधन करना है, तो आप जानते हैं कि संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार से भी संबंधित जैसे कि संपत्ति का अधिकार था तो उसको संशोधन किया गया। तो यहाँ पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की जो शक्ति है, संसद उसको बल प्रयोग के माध्यम से जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करा सकता है। उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 पे आते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त, ये भी मैं बताया, और उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 35 में क्या है? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसके तहत संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे इमरजेंसी के समय जो मौलिक अधिकार सीमित हो जाता है, या फिर अकाल का सिचुएशन है, या फिर अर्थव्यवस्था वित्तीय आपातकाल का नाम सुनते हैं तो उसी तरह से सेना विधि प्रदत्त होने पर भी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित जो प्रावधान था वो अनुच्छेद 34 में था। और यहाँ पर अनुच्छेद 35 में आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और इसके तहत संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ये राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, केवल संसद को यह शक्ति दिया गया है कि अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब देखते हैं हम लोग कुछ अभ्यास के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो आप देखते हैं समानता का अधिकार तो है, शिक्षा का अधिकार भी है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपका मूल अधिकार में है। संपत्ति का अधिकार आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से वो विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन खा देख पा रहे हैं कि मूल अधिकार में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लिखित, अब दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकारों की विशेषताएं मापी जाती है। ठीक है, मापी जाती है। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की विशेषताएं कैसे मापी जाती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है, तो सही बात है। ये आंतरिक नहीं है, नहीं, अपितु इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो उसके बाद ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। भौतिक में आपका क्या क्या आया था? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास। नैतिक विकास में धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास था। तो व्यक्ति के भौतिक तथा राजनीतिक विकास के लिए ही तो मौलिक अधिकार का निर्माण करना जरूरी है। ये निजी तौर पर प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहला 3 तो अभी सही हो गया है। चौथा ऑप्शन में देखिए क्या है, ये देख रहे हैं मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है कि मूल अधिकार में आप जानते हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, अमेंडमेंट लाया जा सकता है,
तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसमें 2, 4 लिखा है, इसमें केवल 2, इसमें उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सही सभी आपका सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। समानता का अधिकार कितने से कितने के बीच है? 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने के बीच है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 के बीच है। संस्कृति का अधिकार कितने से कितने के बीच है? आपका 29-30, यही ना है। इसमें आपका अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण का अधिकार है, शिक्षा और मैनेजमेंट करने का अधिकार है, उससे संबंधित प्रावधान है। शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार 29 में था, और 30 में आपको बताया था कि अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष अधिकार दिया गया है, जिसमें सरकार उसके शिक्षण संस्थान को एक्वायर्ड नहीं कर सकती, अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो उससे संबंधित जो प्रावधान था, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका 25 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, जिसमें बताया गया है आपका 25 वाले में अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है, आचरण करने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28 के बीच बताया गया है। तो इसमें आपका देखिए कौन सा ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये आपका ऑप्शन बी देख रहे हैं सही है, ये सही देख रहे हैं, जैसा कि मिलान किए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 32 में आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 21 तो आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार, 21 का शिक्षा का अधिकार, 21 में आपका जीवन का अधिकार हो गया, 22 में आपका जो गिरफ्तार और बंदी जो था, अरेस्ट और डिटेंशन से संबंधित था। अनुच्छेद 24 इसमें नहीं आता है, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है 23-24। तो आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा आप जानते हैं मौलिक अधिकार को कहा जाता है, और किस भाग में उसको रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 21 में है आपका जीवन का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन से होता है, जिससे व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होता है, और इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसे जीवन का अधिकार कहा जाता है। 21 का काम में शिक्षा का अधिकार होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं, ठीक है। सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार है, ये भी है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में धार्मिक शिक्षा व धर्मांतरण की बात कही गई है। धार्मिक शिक्षा का बात तो कहा गया है, लेकिन कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन को, जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उसको कहा गया। धर्मांतरण की बात कही है। धर्मांतरण की बात तो ऐसा तो नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और प्रचार करने का अधिकार है। धर्मांतरण की बात नहीं की गई है। और उसके बाद ये तो आपका गलत हो गया इसकी वजह से। उसके बाद 4 में क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। हाँ, ये तो है। स्वतंत्रता का अधिकार में आप जानते हैं विचारों की अभिव्यक्ति, अपने अंतःकरण से विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। भाषण का अधिकार, वाक स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस तरह से ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही हुआ। उसके बाद
प्रश्न 8 में देख रहे हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसी अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आपका संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया, तो ऑप्शन ग सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 9, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें अनिवार्य में शिक्षा ये सब सुधार लीजिएगा। तो ये प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा? ये आपका ऑप्शन ग है। 86वां 2002 में ये प्रावधान लाया गया और ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन ऑप्शन ग सही है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से प्रांत है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का में जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, असम देख रहे हैं, गोवा देख रहे हैं, त्रिपुरा देख रहे हैं, नागालैंड, केरल, हरियाणा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हरियाणा हो गया, ये सब में तो अल्पसंख्यक नहीं है। इस वजह से देखिए यहाँ पर खा में देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इधर भी जा सकते थे लेकिन इधर देख रहे हैं पंजाब है, केरल है, हरियाणा है, तो झारखंड है, तो ये तो अल्पसंख्यक इसमें नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही है। और इसमें फिर हाँ, पंजाब में सिख बहुल हो गया। अल्पसंख्यक पूछा है हिंदू, हिंदू में आपका बौद्ध, जैन ये सब आएगा, ठीक है। ये सब शामिल है। उससे पहले जो पढ़ा रहे थे उसी में बताया कि हिंदू शब्द में कौन कौन सा प्रश्न आया था नहीं, तो उसमें आया था ना कौन कौन सा शब्द मतलब धर्म शामिल है। तो पंजाब ये सब हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, इसमें अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक, ठीक है। उसके बाद देखिए जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जनहित याचिका का जनक PIL, जिसको हम बताए थे वाला जस्टिस PN भगवती, यही ना बताए थे। PIL जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जस्टिस PN भगवती। ऑप्शन ग। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार शक्ति प्राप्त है? तो 32 के तहत बताए थे सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार था, 5 तरह का रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट रहता है, उच्च न्यायालय रहता है, 226 के तहत करता है। तो इसमें आप ऑप्शन ख में देख रहे हैं अनुच्छेद 32 व 226 है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। उसके बाद है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाता है? बताइए। तो इसमें आप देख रहे हैं धारा 309, जैसे जीवन का अधिकार 21 के तहत था, लेकिन आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है, वो अनुच्छेद 309 के तहत आपको दंडनीय अपराध माना जाता है, सुसाइड। तो ये आपका हो गया धारा 309, आर्टिकल 309। उसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्वेश्चन नंबर 14 में है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? इसमें आप देख रहे हैं निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशीय। शत्रुदेशीय जो रहेगा उसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि शक के आधार पर मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें दो तरह का है, एक होता है गिरफ्तार मतलब कि एक होता है डिटेंशन, एक वर्ड आता है डिटेंशन, और उसको फिर डिटेंशन इसमें ये होता है कि 24 घंटा जो गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटा के अंदर जज के सामने मतलब न्यायालय के सामने उसको पेश करना होता है, ताकि उसका इंक्वायरी हो सके कि वो सही में है कि नहीं, जो अपराधी है कि नहीं, अपराध दोष सिद्धि के समक्ष में क्या किया जा सकता है कि अपराध अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ तो उसको बाइज्जत बरी मतलब रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शत्रु देश को क्या वो प्राप्त है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण, शत्रु देश का नागरिक है उसको आप गिरफ्तार कर लिए और उसको प्रताड़ित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वैसा क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। फिर निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी निवारण के लिए उसको नजरबंद कर दिया गया, तो ये तो इस पे आपका उसको प्राप्त नहीं है। निवारक नजरबंदी में जो गिरफ्तार हुआ है या फिर शत्रु देश का जो नागरिक है देशीय को, ये प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन का ये दो चीज नहीं होगा। निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय, ऑप्शन का सही हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? कौन कौन सा आर्टिकल है जिसमें रिव्यू, रिव्यू जानते हैं, पुनर्विलोकन जिसे कहा जाता है, तो रिव्यू किस किस आर्टिकल के तहत? ऑप्शन ए में तो 13 है, 226, 236, बी में 132, 226, 237, सी में है आपका, गा में है आपका 32, 33, 226, घा में है 13, 32 और 226। 13 में हम बताए थे कि अल्पीकरण या असंगत, मौलिक अधिकार से असंगत करने या फिर उसको अल्पीकरण, असीमित करने, मतलब सीमित करने, असीमित नहीं सीमित, अल्पीकरण करना, सीमित कर देना और असंगत करना, वो था मौलिक अधिकार को सीमित कैसे किया जा सकता है, उससे अल्पीकरण करने से संबंधित। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें रिव्यू किया जा सकता है, जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया तो उस पर रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू मतलब पुनर्विलोकन। फिर 226 है तो यह भी रिट जारी करने से संबंधित है, तो ये ऑप्शन घ सही है, ऑप्शन घ सही है। मौलिक अधिकार से अगर अल्पीकरण किया गया उसका रिव्यू हो सकता है या फिर रिट जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या 32 के तहत तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और एक शक्ति 32 का 2 के तहत रिट जारी करने का शक्ति है। तो आपका यहाँ ऑप्शन घ सही है, 226, 32 और 13 पुनर्विलोकन जिसमें किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। उसके बाद है 16 में कथन ए में कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूपों में समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, का में है ए सही है किंतु आर गलत है, हा में देख रहे हैं ए गलत है किंतु आर सही है, जबकि आप ए में देखें और आर में देखें दोनों सही है। और साथ में क्या देख रहे हैं, ऑप्शन गा में देखिए ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो स्पष्टीकरण कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार के तहत उसको स्पेशल जैसे रिजर्वेशन दिया गया, तो भेदभाव को कम करने, मतलब कि असमान लोगों के बीच उस तरह का व्यवस्था कर सकता है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उसका विकास हो और उस तरह का व्यवस्था ला सकता है मौलिक अधिकार के तहत, और उसको उस तरह का प्रावधान ला सकता है। इसमें फिर कंक्लूजन क्या दिया गया है, समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। हाँ तो समान लोगों में समान विधि लागू की जाएगी और प्रशासित भी की जाएगी। तो ये आपका कंक्लूजन, स्पष्टीकरण सही है, एक का कंक्लूजन आर, तो ये आपका घ, ऑप्शन घ सही हो गया। हाँ
और पाँच छः क्वेश्चन ही बचा है, तो कर लेते हैं, 5 मिनट्स में, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन करता है? ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? बताइए। अनुच्छेद 16। 14 से 18 में क्या बताए थे? समानता का जो अधिकार था, उसमें अनुच्छेद 16 में बताए थे अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो यहां पर आपका हाँ सही हो गया। उसके बाद है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन घ, अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर है आपका अनुच्छेद 20 है। 20 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 ये दोनों तो नहीं होगा। अनुच्छेद 18 समानता का अधिकार 14 से 18 है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पूछा है, मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 17। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और घ नंबर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैनेजमेंट तथा प्रबंध करने का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं के स्थापना तथा अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा? ये प्रश्न इधर लगता है हमको सुमेलित नहीं है, तो मिलाने वाला था क्या? इसमें तो डाउट लग रहा है क्वेश्चन। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रसारण करने का अल्पसंख्यक वर्गों का तो अधिकार है। इसको अभी नेक्स्ट इसको देख लीजिएगा। वैसे ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी है। मानव के व्यवहार, बलात्श्रम का निषेध, मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध। तो यहाँ पूछा है प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है, पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित के लिए तो मिलान क्या होना चाहिए था ना, आर्टिकल लिखा हुआ रहता इधर, एक साइड इधर क्वेश्चन छूट गया ना, आर्टिकल लिखा हुआ रहता उसके साथ में सुमेलित रहता, तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? बताइए। संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री को? तो न्यायपालिका होता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण, विशेष संरक्षण प्रदान करता है, तो न्यायपालिका होगा इसका आंसर। उसके बाद है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद, मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक है, धर्म स्वतंत्र का अधिकार। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अवांछनीय आलोचना, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट में देखते हैं ना लोग इस तरह से कमेंट देते हैं, तो अवांछनीय आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं, बोल रहे हैं। मौलिक अधिकार क्या है? ब्लॉक कर सकता है जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई अवांछनीय
कमेंट पास कर रहा है तो ब्लॉक कर देता है। तो वैसा मौलिक अधिकार में उस तरह का नहीं है कि वो अवांछनीय अगर कमेंट दे रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग या फिर लाइव क्लासेस में मान लीजिए कोई कमेंट दिया तो ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद वो कमेंट दे ही नहीं पाएगा, तो उसमें आप जो विवाद होगा उसको तो उस तरह का है नहीं कि उसको ये कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। अवांछनीय कमेंट पर प्रतिबंध इस तरह का नहीं है। यही था इसका उत्तर, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार आप व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, और निजी अधिकार भौतिक और नैतिक तौर पर उससे प्रदान किया जाता है। भौतिक तौर पर कहने का मतलब उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए प्रदान किया जाता है। साथ में अगर नैतिक कह रहे हैं तो आध्यात्मिक या धार्मिक विकास के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर यह वाद योग्य होता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, तो ये ऑप्शन का सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर एंड हो गया, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह की जानकारी ग्रहण किए। तो आप सबों से मेरा ये निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छा वीडियो बना सकूं जो तथ्यात्मक हो, विषय परक हो और तमाम जानकारी आपके सामने शेयर कर सकूं। इतना ही कहकर मैं आज इस सेशन को खत्म करता हूं। धन्यवाद, जोहार, थैंक यू। वेलकम।